तो कल हमने बात कर ली थी कि जापानी साइंटिस्ट ने ये तो आइडिया दे दिया कि पोटेशियम आयन के एंट्री और एग्जिट से ही टर्गर प्रेशर चेंज होता है, और टर्गर प्रेशर के चेंज होने से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होता है पोटेशियम के एंट्री और एग्जिट से, और ऑस्मोटिक प्रेशर के चेंज होने से ही टर्गर प्रेशर चेंज होता है, और टर्गर प्रेशर के ही चेंज होने से एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस होता है, और उसकी वजह से ही स्टोमेटा खुलते और बंद होते हैं। लेकिन वो जापानी साइंटिस्ट ये नहीं बता पाए कि पोटेशियम आयन के एंटर होने से एक्चुअल में होता क्या है, उसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं दे पाए। और ये भी नहीं बता पाए कि पोटेशियम आयन दिन में ही एंटर क्यों करता है गार्ड सेल में और रात में ही एग्जिट क्यों करता है। हालांकि इस बात का जवाब कि दिन में ही क्यों एंटर करता है, रात में क्यों एग्जिट करता है, इस बात का जवाब तो लेविट भी नहीं दे पाया। आपको और बता दूं, भले कितनी पॉपुलर थ्योरी हो लेविट की, K+S+ एक्शन थ्योरी, इस बात का जवाब लेविट भी नहीं दे पाए, और इस बात का जवाब आपके मास्टर भी नहीं दे पाएंगे। आप जिससे पहले पढ़े होंगे और इसके बाद कहीं और अगर पढ़ेंगे, इस बात का जवाब यही मिलेगा आपको। नहीं तो बोलो मैं क्वेश्चन दे देता हूं, आप कहीं से भी पूछ के आ जाना कि रात को ही क्यों एंटर करता है पोटेशियम और दिन को ही क्यों एग्जिट करता है। भाई साहब, आप नाक रगड़ के नाक ख्याल हो गया, आपको आंसर न मिलेगा इसका। और मैं दूंगा आंसर, वो बिल्कुल सटीक है, सही है, और मैं बता देता हूं आपको पता है आंसर। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फोटोसिंथेसिस से तो आंसर आपके पास है। हाँ ठीक है, लेविट नहीं दे पाए, उस टाइम तक ज्यादा चीजें डिस्कवर्ड नहीं हुई थी प्लांट फिजियोलॉजी में और एंजाइमोलॉजी में, तो इसलिए लेविट भी इस बात का जवाब नहीं दे पाए। और वो जापानीज साइंटिस्ट जिन्होंने पोटेशियम कंसेप्ट का एंट्री कराया, उन्होंने भी नहीं दे पाया। लेकिन आज की डेट में हम और आप ये आराम से कह सकते हैं कि पोटेशियम क्यों रात को एंटर करता है और क्यों दिन को दिन को क्यों एंटर करता है, रात को क्यों एग्जिट करता है। और सुनो, इसी बात में उस बात का भी जवाब छुपा है कि स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रात में क्यों ओपन होते हैं और दिन में क्यों खुलते हैं। सारा बात का रहस्य इसी में छुपा है। हम सारे बात का रहस्य आज खोल देंगे आपके सामने। पहले मैं पूरी बातों को एक बार कंसाइज करता हूं कि क्या अब तक हमने जाना है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में। भाई साहब, हमने इतना ही जाना है कि किसी भी तरीके से हम गार्ड सेल के चारों ओर क्या है, सब्सिडियरी सेल के नीचे पोजीशन पे क्या है, मीजोफिल सेल, और जो गार्ड सेल के बीच में, दो गार्ड सेल के बीच में पोर है, उसको बोलते हैं स्टोमेटल पोर। उसके जस्ट नीचे जो पोर है, जो मीजोफिल सेल उस पोर को सराउंड कर रही है, उस कैविटी को सराउंड कर रही है, उसको बोलते हैं सबस्टोमेटल कैविटी। ये वाला पार्ट सबस्टोमेटल कैविटी, याद आ रहा है ये वाला, और ये मीजोफिल सेल, ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल। तो बात ये है कि किसी भी तरीके से क्या होता है कि जब ये स्टोमेटा खुलता है, स्टोमेटा का एपर्चर बढ़ता है, तो यहाँ से ट्रांसपैरेशन स्टार्ट हो जाता है, वाटर का इवोपोरेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर सब स्टोमेटल कैविटी का भी वाटर निकलने लगता है। इससे क्या होता है, गार्ड सेल में पानी जो आ रहा है वो पानी धड़ाधड़ इस कैविटी में गिरता है और ट्रांसपैरेशन चलता रहता है। लेकिन ये तब चलेगा जब ये स्टोमेटा खुल जाए। स्टोमेटा के खुलने के लिए इस गार्ड सेल के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ना जरूरी है, इसके लिए इसके अंदर वाटर आना जरूरी है। वाटर तो तब आएगा जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, और इसके ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने के लिए पोटेशियम आता है। ऐसा बात कल जापानी साइंटिस्ट ने आपको बता दिया है। आज हम ये समझेंगे कि इस पोटेशियम के आने से ऐसा क्या हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, कैसे बढ़ा, फिर वो ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर को इफेक्ट कैसे किया, फिर उस टर्गर प्रेशर से एंडोस्मोसिस होगा, वो तो आप जान ही रहे, फिर उसके बाद ट्रांसपैरेशन होने लगेगा, ये तो आप जान चुके हैं। मेरा आज मुद्दा ये है कि इस पोटेशियम के एंटर से क्या हुआ, इस बात को समझाना है, और इस बात को डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ लेविट का दिया हुआ K+H+ एक्सेस थ्योरी। मैं आपको फिर बता दूं, K+X+ एक्सेस थ्योरी ये भले ही बता रहा है कि पोटेशियम के एंटर से ओवरऑल क्या हुआ ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में, और पोटेशियम के एग्जिट से क्या हुआ ओवरऑल क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में, बट लेविट की थ्योरी भी ये बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती है कि रात को ही क्यों पोटेशियम एग्जिट किया और दिन को ही क्यों एंटर किया C3 C4 प्लांट में, और केम प्लांट में इसका जस्ट उल्टा। इस बात का एक्सप्लेनेशन लेविट की थ्योरी भी नहीं देती है, हम देंगे आपको, डोंट वरी। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, और मैं पूरी बातों को एक डायग्राम में लूंगा। अच्छा, नोट्स के डायग्राम में कुछ थोड़ा सा कमी लग रहा है मेरे को, वो मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। तो मैं डायग्रामेटिकली सब कुछ समझाने जा रहा हूँ। एक बात, मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली सब कुछ समझाने जरूर जा रहा हूँ, मगर यहाँ पर मैं केवल गार्ड सेल बना रहा हूँ क्योंकि फिनोमेना सारा गार्ड सेल के अंदर चलता है। मगर आपको पता होना चाहिए गार्ड सेल के सराउंडिंग सब्सिडियरी सेल होता है, उसके सराउंडिंग वैस्कुलर बंडल होता है। तो गार्ड सेल में जो भी पानी आ रहा है या जो भी चीज आ रहा है, इंटरस्टिशियम फ्लूइड से भी आ रहा है, इंटरसेल्युलर स्पेस से आ रहा है, वो सब कुछ सब्सिडियरी सेल और उसको उसके बगल वाले मीजोफिल सेल से आ रहा है। ये अंडरस्टूड होगा, ये बार बार बोलने की बात नहीं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे गार्ड सेल बना रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे
दो गार्ड सेल भले ही बना रहा हूं, लेकिन एक गार्ड सेल के अंदर जो फिनोमेना चल रहा है वो सेम फिनोमेना दूसरी गार्ड सेल के अंदर भी चल रहा है। तो मैं आपके सामने यहाँ पे गार्ड सेल बना रहा हूं, एक को मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है क्योंकि मुझे यहाँ कुछ लिखना है इसलिए, ठीक है। एक को मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया है। अब ये गार्ड सेल का थोड़ा फिलिंग तो ला दूं, क्योंकि हमें तो यहाँ एस्टिमेटा बनाना है। और ये रिएक्शन जो अभी मैं बताऊंगा, इस रिएक्शन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, रटना है ही नहीं, रटना है ही नहीं। अरे यार ये डायग्राम कैसे कैसे हो रहा है यार, एक मिनट रुक जाओ, मुझे इंस्ट्रूमेंटल एपर्चर करके ऐसे दिखाना है, ठीक है। डायग्राम मुझे पहले से बना के रख लेना चाहिए था, टाइम बच जाता, ठीक है जी। तो अरे समझ लेना एक गार्ड सेल है, ठीक है। आप डायग्राम बना लेना, डायग्राम से मेरा टाइम पास हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एपर्चर भी आपको पता चल ही रहा होगा। चलो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, मैं यहाँ पे डायग्राम पे आ रहा हूँ, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटल एपर्चर दिख रहा होगा, ये है गार्ड सेल, दिस इज गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के चारों ओर कौन सा सेल है, सब्सिडियरी सेल, आपको पता है। ये क्या बताना जरा जल्दी से, ये क्या है, सो गए सब, जिंदा हो, शहीद हो गए, सब निपट गए, चले गए ऊपर, निकल लिए सब। अरे मरने से पहले बता दिया करो यार। अरे भाई निपट गए, रुक गई सांस, कितना खाना बेकार चला गया इकोसिस्टम का। वो तुम्हारे घर का खाना नहीं था, वो इकोसिस्टम का था। बताओ इतना खाना बेकार कर दिया इकोसिस्टम का, वो कोई और खा लेता तो अब तक नीट निकाल लिया होता यार, अब एक डॉक्टर बनकर सेवा कर रहा होता यार। तुमने इतना खाना खा लिया इकोसिस्टम का, कोई काम नहीं किया, बताओ यार, बर्बाद हो गया एनर्जी। बताओ तुम्हारा नहीं था, वो इकोसिस्टम का था। बताओ इतना एनर्जी बर्बाद कर दिया इकोसिस्टम का, कोई काम का नहीं हुआ। कोई और खाता तो अब तक नीट निकाल के डॉक्टर बन के सेवा कर रहा होता है ना देश का। बताओ बताओ यार। ये है गार्ड सेल और ये है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और उसके अंदर मैं एक सेल ऑर्गेनेली को केवल देखो, गार्ड सेल एक पूरा सेल है, उसके अंदर पूरा सेल ऑर्गेनेली होगा, इवन सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होगा, वो सब अंडरस्टूड है। मैं एक सेल ऑर्गेनेली दिखा रहा हूं जिसका मेम्ब्रेन का नाम होता है टोनोप्लास्ट। उस सेल ऑर्गेनेली का क्या नाम है, जल्दी से बताना। वैक्यूल। तो ये लो मैंने यहाँ पे वैक्यूल बना दिया, मैंने यहाँ पे ये वैक्यूल बना दिया, ये है वैक्यूल, लिख दूं साइड में इधर, वैक्यूल। ये डायग्राम का स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लेना, ठीक है। आप लोग ढंग से बनाना, मुझे यहाँ कंसेप्ट देना है, ठीक है। चलो जी, अब मैं कहानी स्टार्ट कर रहा हूँ कि लेविट की थ्योरी क्या कहती है, के प्लस एक्स प्लस एक्सेस थ्योरी क्या कहती है, उसको थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म ये सब आपको पता है, ठीक है। चलो जी, इस साइटोप्लाज्म का पीएच कितना होता है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस साइटोप्लाज्म का पीएच नियरली 8.5 के आसपास होता है। कितना, नियरली 8.5 के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है, यही है पूरे थ्योरी का रहस्य, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। चलो जी ठीक है, वैसे भी साइटोप्लाज्म नॉर्मली अल्कलाइन ही होता है, एसिडिक नहीं होता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि इस गार्ड सेल के अंदर कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है, सुनना, लेविट की थ्योरी कहां से स्टार्ट होती है। इस गार्ड सेल के अंदर स्टार्च होगा, स्टार्च होगा। अब आप बोलोगे स्टार्च कहां से आया, तो स्टार्च अगर है तो जल्दी बताओ कहां से आया होगा, फोटोसिंथेसिस से, यस और नो, आया होगा बिल्कुल। वो स्कूल वाली मैडम जो एक थ्योरी देती थी कि स्टार्च यहाँ आया है, आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
लेकिन स्टार्च की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज होकर स्टोमेटा खुल और बंद रहा है, ये बात बिल्कुल बकवास और वाहियात है। ये इसका कोई तोड़ जोड़ नहीं है स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग से। ये स्टार्च यहाँ आया है, ये बात सच है। अच्छा, अगर स्टार्च नहीं है, अगर मान लो कि फोटोसिंथेटिक सेल नहीं है, अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि ये जिस प्लांट के अंदर, केम प्लांट के अंदर रात को फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? रात को अगर स्टोमेटा खुल रहा है तो। अभी मैं ओपनिंग पर आ रहा हूँ, तो स्टोमेटा तो रात को खुलता है केम प्लांट में, रात को तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा। तो चलो ठीक है, अगर स्टार्च नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट तो होगा ना। बोलो कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा? कार्बोहाइड्रेट क्यों होगा? अरे भाई साहब, स्टार्च। आप सेल रेस्पिरेशन पढ़ चुके हैं। फोटोसिंथेसिस सब करे न करे, सेल रेस्पिरेशन दुनिया का हर सेल करता है, हर सेल करता है। अब मुझे जल्दी से बता दो, सेल रेस्पिरेशन का कौन सा केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में चलता है एक्सक्लूसिवली? जल्दी। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस। अब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट जो है अगर पहले पॉलीमर है तो वो पहले ग्लूकोज में टूटेगा और फिर ग्लूकोज में मतलब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ग्लूकोज में टूट जाएगा। अब उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? ग्लूकोज बन गया, अब उसके बाद क्या स्टार्ट होगा? ग्लाइकोलाइसिस। वो पूरा स्टेप। अब आपको पता है कि इस ग्लाइकोलाइसिस के एक स्टेप में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसका नाम है पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। नाम याद है किसी को? 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, किसी को अगर याद आ रहा हो तो ये तो पूरा प्रोसेस किस प्रोसेस से बना? अभी पेप्टेज मतलब, अभी रुक जाओ। अभी यहां तक ये कार्बोहाइड्रेट से पीपी किस प्रोसेस से बना है? ये बना है ग्लाइकोलाइसिस से। यहां तक कोई दिक्कत? नो। स्टार्च हो या कार्बोहाइड्रेट हो, स्टार्च है अगर तो फोटोसिंथेसिस से आया होगा, C3C प्लांट में दिन में स्टोमेटा खुल रहा है तो स्टार्च आया होगा जरूर। और ये बात मत सोचना कि गार्ड सेल का खुद का क्लोरोप्लास्ट वो स्टार्च बनाया है फोटोसिंथेसिस करके, वहां नहीं बनता, हमारे उसको ये नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये स्टार्च वहां आया होगा जरूर, लेकिन वो स्टार्च टूट गया होगा यहाँ। वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चेंज करेगा? वो स्टार्च जब जैसे ही टूटा होगा ग्लूकोज में तो फिर उसका ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गया होगा। वो क्या ऑस्मोटिक प्रेशर चेंज करेगा भाई साहब? वह थ्योरी है वो जो स्कूल की मास्टर लोग पढ़ाती है। तो स्टार्च हो या कार्बोहाइड्रेट हो, वो ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा फाइनली और पीपी देगा। बाकी ग्लाइकोलाइसिस का पूरा रिएक्शन भी चल रहा है रेस्पिरेशन पाथवे के लिए। लेकिन अब हम यहां से पीपी से एक नया पाथवे स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारे स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए होगा। इसको साइंटिस्टों ने डिस्कवर कर लिया, इसको लेविट ने एक्सप्लेन किया। पीपी का हो जाता है कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में CO2 के साथ क्या जोड़ा जाएगा? जल्दी बोलो। सॉरी, मतलब कि पीपी के साथ क्या जोड़ा जाएगा? सर CO2 रिलीज होगा। रिलीज नहीं होगा, वोट ऐड होगा। अगर पीईपी के साथ CO2 को ऐड करेंगे तो जल्दी बताओ, इसके लिए हमें कोई एक एंजाइम चाहिए, यस और नो? यस सर। और ये होता है जिस एंजाइम का नाम, जिस एंजाइम के प्रेजेंस में आपको उसका नाम पता है, जल्दी बताओ। पेप्केज। और जल्दी से बताओ, क्या आपको ये बात पता है कि पेप्केज किस पीएच पे वर्क करता है? एल्कलाइन पे 8.5। आप पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस में। अगर आप शहीद हो चुके हैं तो आप जवाब मत दीजिए, अगर आप जिंदा हैं जवाब दीजिए, ठीक है। हाँ, तो अब जल्दी से बताओ, आपको ये भी पता होगा कि पीपी जब CO2 के साथ ऐड होता है तो क्या बनता है? जल्दी बताओ। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। देखो बेइज्जती का कितना असर है, तुरंत जवाब मिलता है। मैं गाली भी दूंगा आपको बायोलॉजिकल, आप मेरे को कुछ नहीं बोल सकते। मैं आपको डांट भी दूंगा बायोलॉजिकल, ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं ना। मैं तो कह रहा हूं आप इकोसिस्टम का एनर्जी बर्बाद कर दिए। अब आप करो केस मेरे ऊपर, कैसे करते हो? तो सच बात है यार, आप चिंता ना, मैं दूसरे टाइप का मास्टर हूँ। आपको बुरा भी लगेगा और आप मेरे ऊपर कुछ कर भी नहीं पाओगे, और ये बुरा लगना जरूरी है। मैं चाहता हूँ बुरा लगे कभी तो जाग जाओ। हाँ, तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड क्या बन गया? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। अब यहां से रहस्य शुरू होता है। यहां तक तो पूरा प्रोसेस चल रहा है। अब देखो, यहां तक का पूरा प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस जैसा है, इसलिए पहले मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया और सेल रेस्पिरेशन पढ़ाया। यहां तक का पूरा स्टेप ग्लाइकोलाइसिस जैसा है, और ये पूरा स्टेप आप फोटोसिंथेसिस में पढ़ चुके हैं। अब जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं अब ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का होगा रिडक्शन। और जल्दी से बताओ, रिडक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ? अगर मुझे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को रिड्यूस करना है तो मैं रिड्यूसिंग पावर के तौर पे NADH2 रे भोंट, NADH2 ले आऊं। किस कलर से ले लूं? इस कलर से ले लेता हूं। अरे ये कलर नहीं दिखेगा। NADH2। और ये NADH2 अगर हो गया क्या
अगर ये NaDH2 हो गया खुद, क्या होगा कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड रिड्यूस हो जाए, जल्दी बताओ। खुद ऑक्सीडाइज होगा। बहुत बढ़िया, ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड हो जाएगा रेड्यूस। तो बताओ जल्दी से NaDH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NAD+। और जल्दी से मुझे बता दो कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का जब हो जाता है रिडक्शन तो क्या बन जाता है, जल्दी बताओ। मैलिक एसिड। बहुत बढ़िया, मैलिक एसिड। 4 कार्बन का कंपाउंड मैलिक एसिड। क्या मैलिक एसिड को आप मैलेट भी कहते हो, यस और नो? यस सर। Now this malate enter in vacuole. Why? एसिड है, ज्यादा देर तक साइटोप्लाज्म में रहेगा तो पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा। This malate enter in vacuole। और वैक्यूल में जाते ही मैं आपको एक बार बता देता हूं, ये मैलेट एसिड है, ये आयनाइज हो सकता है मगर ये वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। तो जल्दी से मुझे बता दो, वीक एसिड पुअरली आयनाइज होता है या स्ट्रांगली आयनाइज होता है? पुअरली आयनाइज होता है। और ये मैलिक एसिड जो मैलेट है ये आयनाइज हो जाएगा दो अलग अलग कंपोनेंट में। एक तो ये रिलीज कर देगा मैलेट नेगेटिव आयन और ये रिलीज कर देगा H+ पॉजिटिव आयन। क्या क्या रिलीज किया, मैलेट पे नेगेटिव चार्ज आ गया जो मैलेट रिलीज हुआ और H+ अलग हो गया। ठीक है, ये मैलेट में देखो ये पूरा का पूरा मैलेट था, उससे H+ जब निकला तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या हुआ सुनना ध्यान से, यहाँ तक का पूरा खेल क्या हुआ, स्टार्च टूटा PEP में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस से। मैंने कहा ना ग्लाइकोलाइसिस पूरे रिएक्शन जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन है सबकी माता है वो भाई साहब, देख लो स्टोमेटा ओपनिंग भी वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, तो PEP इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का, उसका कार्बोक्सिलेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज। गार्ड सेल में पेप्टेज होता है, बिल्कुल होता है साइटोप्लाज्म में, उससे बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का हो गया रिडक्शन, तो NaDH2 का हुआ ऑक्सीडेशन, तो NaDH2 NAD+ में कन्वर्ट हो गया और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का रिडक्शन हुआ तो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैलिक एसिड ज्यादा देर तक साइटोप्लाज्म में नहीं रहेगा, पीएच डिस्टर्ब हो सकता है। आ गया वैक्यूल में, वैक्यूल में आते ही वो हुआ आयनाइज। किसमें आयनाइज हुआ, मैलेट एंड H+। अब होता है खेल, ये जो H+ है, ये जो H+ है इसके लिए मिलता है पंप। कहां पे मिलता है पंप, तो इसके लिए पंप इस टोनोप्लास्ट में भी है, सुनना ध्यान से, इसके लिए पंप इस टोनोप्लास्ट में भी है और इसके लिए पंप इस गार्ड सेल की मेम्ब्रेन में भी है, दोनों जगह है। फिर से बोल रहा हूं, इसके लिए पंप टोनोप्लास्ट में भी है और उसके लिए पंप इस सेल मेम्ब्रेन में भी है। तो जल्दी से बताओ, पंप बोला है तो कौन सा ट्रांसपोर्ट करा होगा, जल्दी बताओ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, इधर गुचड़ू हो रहा है। ये वैक्यूल है, स्पेलिंग देख लेना मेरे पास जगह नहीं। और ये H+ पंप है, ये H+ पंप है और ये भी H+ पंप है, ये भी H+ पंप है। अब सुनना, अब मैं कह रहा हूं कि ये H+ पंप बाय यूटिलाइजिंग ATP, पंप है तो भाई ATP यूटिलाइज करेगा, बाय यूटिलाइजिंग ATP ये H+ पंप H+ को पहले मैलेट से फेंकता है साइटोप्लाज्म, मतलब कि H+ को वैक्यूल से फेंकता है साइटोप्लाज्म में, तो साइटोप्लाज्म में आ गया H+। ये लो H+ आ गया यहाँ पे, ये लो। तो बताओ वैक्यूल और साइटोप्लाज्म का तुलना में कहां पे जा रहा है H+, अभी यहाँ पे साइटोप्लाज्म। अब ये H+ पंप, अब ये H+ पंप इस साइटोप्लाज्म से, गार्ड सेल का साइटोप्लाज्म से H+ को उठा के फेंक रहा है गार्ड सेल के बाहर इंटरसेल्युलर स्पेस में, और बाहर H+ का जमावड़ा खड़ा कर देता है। H+ का भयंकर एक्यूमुलेशन होता है, H+ का भयंकर एक्यूमुलेशन होता है। जल्दी से बताओ, क्या आप सेल रेस्पिरेशन में सब पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस H+ का ग्रेडियंट क्रिएट हो जाए, हो चुका है। यदि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अलोंग हो चुका है, गार्ड सेल के मेम्ब्रेन के अलोंग, अगर किसी भी सेल मेम्ब्रेन के अलोंग H+ का ग्रेडियंट एक्यूमुलेट होता है तो जल्दी से बता दो कौन सा फोर्स जनरेट होता है वहां पे, याद करके बताओ। प्रोटोमोटिव फोर्स। बहुत अच्छा, प्रोटोमोटिव, हाँ इलेक्ट्रोप्रोटोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं, लेकिन प्रोटोमोटिव फोर्स का ना ज्यादा सही होगा फिजिकली। प्रोटोमोटिव फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है। और अब समझना, प्रोटोमोटिव फोर्स क्या चाहता है कि किसी चीज को हम क्या करें, मूव कराएं,
और होता क्या है कि बाहर में यहां पर K प्लस आयन की मात्रा अच्छी खासी थी और वो प्रोटोमोटिव फोर्स क्या करता है, इस K प्लस आयन को उसी H प्लस पंप से ही अंदर की तरफ मूव कराता है। तो जल्दी से बताओ वो कहां आ गया, पोटेशियम आ गया इस साइटोप्लाज्म में। अब ये H प्लस पंप उसी K प्लस को इसी H प्लस पंप से ही कहां मूव करा देता है, इस वैक्यूल के अंदर। और यहां जाके वैक्यूल के अंदर मैलेट और पोटेशियम आयन मिलके एक नया कंपाउंड बना देता है जिसको कहते हैं पोटेशियम मैलेट। क्या कहते हैं, के मैलेट लिख दूंगा तो चलेगा, के मतलब पोटेशियम, चार्ज नहीं है उस पे, अब पोटेशियम मैलेट। और अब ये पोटेशियम मैलेट टोनोप्लास्ट को क्रॉस करके आ जाता है कहां, तो ये आ जाता है आपके साइटोप्लाज्म में। तो जल्दी बताओ साइटोप्लाज्म में कौन आ चुका है, साइटोप्लाज्म में आ चुका है पोटेशियम मैलेट। साइटोप्लाज्म में आ चुका है पोटेशियम मैलेट। यहां तक की कहानी को मैं फिर से रिपीट करता हूं। मैलिक एसिड बन गया था, मैलिक एसिड वैक्यूल में आया, वैक्यूल में आते ही आयनाइज हुआ, पुअरली आयनाइज हुआ। मान लो कि अगर 10 मैलिक एसिड है तो 10 में से 2-3 मैलिक एसिड ही टूट पाया क्योंकि वीक एसिड है। उसमें जितने भी टूटे H प्लस रिलीज हुआ, H प्लस को H प्लस पंप से बाय यूटिलाइजिंग ATP, मैं यहां लिख देता हूं बाय यूटिलाइजिंग ATP, तो एक कन्वर्ट होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, यस और नो, ATP यूटिलाइजिंग ये कन्वर्ट हो रहा होगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो H प्लस बाय यूटिलाइजिंग ADP पहले H प्लस को उस वैक्यूल के कंटेंट से, वैक्यूल से साइटोप्लाज्म में फेंका, फिर सेल मेम्ब्रेन पे लगा हुआ H प्लस पंप साइटोप्लाज्म से H प्लस को फेंका इंटरसेलुलर स्पेस में, यानी कि गार्ड सेल के बाहर। अब क्या हुआ, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना। प्रोटॉन ग्रेडियंट एक जगह नहीं बना, दो मेम्ब्रेन के जगह बना। एक तो टोनोप्लास्ट के अक्रॉस बन गया है H प्लस ग्रेडियंट, समझ पा रहे हैं, टोनोप्लास्ट के ग्रेडियंट अलोंग भी प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया है, वहां पे भी प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। और सेल मेम्ब्रेन के अलोंग भी, जो सेल गार्ड सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके अलोंग भी प्रोटॉन ग्रेडियंट एक्युमुलेट हो गया और वहां पे भी प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। उस प्रोटोमोटिव फोर्स से पोटेशियम को एंट्री कराया गया, कहां से कहां, तो बाहर आउटर सेलुलर स्पेस से, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से साइटोप्लाज्म, एंड देन साइटोप्लाज्म से वैक्यूल। जल्दी से बताओ पोटेशियम का इनफ्लक्स एक्टिव या पैसिव, पैसिव। और H प्लस का इफ्लक्स एक्टिव या पैसिव, active. And this theory proposed by Leavitt, popularly known as K plus H plus access theory. इसीलिए कई बार इसको, चूंकि नाम है K plus H plus access theory, इसलिए कई बार इसको पैसिव एक्टिव एक्सेस थ्योरी भी कहते हैं। हेलो, K plus H plus access theory, पैसिव एक्टिव एक्सेस थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि एक्टिवली H प्लस गया और उसने पैसिव एंट्री ऑफ पोटेशियम को इंड्यूस कराया। मैं एक बात आपको और झटके से कह देता हूं, ये प्रोटोमोटिव फोर्स एक काम और करा देता है। क्या कराता है, इस सेल मेम्ब्रेन में जगह जगह एक और आयन चैनल लगा होता है, एंड दैट आयन चैनल इज क्लोराइड चैनल। दैट आयन चैनल इज क्लोराइड आयन चैनल, एंड दैट क्लोराइड आयन चैनल से उसी प्रोटोमोटिव फोर्स से क्लोराइड आयन का भी एंट्री करवा देता है। कौन, वही प्रोटोमोटिव फोर्स। तो यहाँ जो क्लोराइड आयन है, इस क्लोराइड आयन को भी थोड़ा बहुत एंट्री करा देता है। कौन, तो इस क्लोराइड आयन को एंट्री करवा देता है प्रोटोमोटिव फोर्स। क्या रोल है क्लोराइड आयन का, अगर K प्लस एक्सेस हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, अगर एक्सेस K प्लस है, एक्सेस लिख रहा हूं, मान लो कि ये वाला एक्सेस है, तो ये एक्सेस K प्लस और ये Cl माइनस रिएक्ट करके KCl बना लेगा और साइटोप्लाज्म के अंदर चार्ज को बैलेंस रखेगा। हेलो, अगर ये Cl माइनस और अगर K प्लस एक्सेस हो जाए तो K और Cl आपस में रिएक्ट करके KCl बना लेगा और वो वहां पे उसको चार्ज को मेंटेन रखेगा। और अगर K प्लस एक्सेस नहीं है, सपोज दैट अगर ऐसा नहीं था, तो मान लो कि अगर वो एक्सेस नहीं था, या तो ये होगा, और लिख दे रहा हूं मैं, या तो ये होगा इधर लाल वाला, या नहीं तो ये होगा कि ये इंक्रीजेस, ये क्या है Cl माइनस सोल्यूट है, यस और नो,
और अगर वो साइटोप्लाज्म Yes, में sir. आया तो क्या बढ़ाएगा, जल्दी बताओ क्या बढ़ाएगा, Osmolarity. ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बढ़ाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। या तो वो एक्सेस के प्लस को कंट्रोल कर ले, चार्ज बैलेंसिंग में काम आ जाए, या नहीं अगर के प्लस एक्सेस नहीं आया है बाई चांस तो वो साइटोप्लाज्म के ऑस्मोलरिटी को बढ़ाएगा। अब आते हैं इस पोटेशियम मैलेट पर। पोटेशियम मैलेट भाई साहब आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो मैलेट है ये वीक एसिड है। ये क्या है, वीक एसिड है। अब मैं कह रहा हूं पोटेशियम मैलेट भाई साहब स्ट्रॉन्ग एसिड है। पोटेशियम मैलेट स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने कहा था कि अगर मैलेट बना है 10, अगर मैलेट 10 आया है तो उसमें से 2-3 ही आयनाइज हो पाएगा, एक हो सकता है। लेकिन अगर पोटेशियम मैलेट 10 बना है, वो था मैलेट, यह पोटेशियम मैलेट, अगर पोटेशियम मैलेट 10 बना है तो 10 के 10 पोटेशियम मैलेट आयनाइज होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और मुझे बताओ अगर 10 के 10 आयनाइज होंगे तो टोटल कितने आयन मिलेंगे आपको? अगर 10 पोटेशियम मैलेट आयनाइज होता है तो टोटल कितने आयन मिलेंगे? 20. 20 क्योंकि 10 के प्लस और 10 मैलेट माइनस नेगेटिव, तो टोटल सोल्यूट कंसंट्रेशन साइटोप्लाज्म का जल्दी बढ़ाओ, जल्दी बताओ, बढ़ जाएगा। तो ये क्या हुआ, आयोनाइज हुए, बढ़ जाएगा। आयोनाइज हुए। और आयोनाइज होने से क्या मिला, जल्दी से बता दो। आयोनाइज होने से आपको यहाँ पर K+ मिला, आयन होने से आपको यहाँ पे मैलेट आयन मिला। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। अब मुझे बताओ, अब मुझे ओवरऑल सोचकर बताओ, अगर ऐसा कुछ हुआ हो ये, अगर ऐसा कुछ हुआ हो ये और मैलेट, क्या ये तीनों मिलकर क्या कर रहा है, जल्दी से बताना, जल्दी से बताना। Osmotic pressure बढ़ाएगा. ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। ऑस्मोटिक प्रेशर होने से क्या एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, जल्दी बताओ। से टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा और एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा. पहले एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो जाएगा। एंडोस्मोसिस स्टार्ट होने से क्या बढ़ेगा, जल्दी बताओ। टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। और टर्गर प्रेशर के बढ़ने से किस पे पुलिंग फोर्स, किस पे पुशिंग फोर्स लगेगा, जल्दी बताओ। आउटर वॉल पे पुशिंग फोर्स और इनर वॉल पे पुलिंग फोर्स. आउटर वॉल को धक्का लगेगी, इनर वॉल खींच ली जाएगी रेडियस सेलुलोज माइक्रोफैब्रिल से, और नतीजा क्या होगा, जल्दी बताओ। स्टोमेटल एपर्चर, एपर्चर ओपन, मोर ओपनिंग या ओपन बोल दो। स्टोमेटल एपर्चर इंक्रीजेस, मींस आप कह सकते हैं स्टोमेटा ओपन, मींस आप कह सकते हैं स्टोमेटा ओपन। ये है भाई साहब, ये है भाई साहब K+H+ एक्सेस थ्योरी। अभी इसमें कई सारे रहस्य छुपे हैं। अभी ये आपको रिएक्शन मैंने बता दिया, बायोकेमिकल स्टेप्स क्या है, अभी तो इसमें कई सारे रहस्य छिपे हैं। अब बताओ आप ये रिएक्शन रटोगे क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप पूरी प्लांट फिजियोलॉजी अब ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हो, आप चैप्टर को कोरिलेट कर पा रहे हो। ग्लाइकोलाइसिस होता है कहाँ, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस से एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना, कौन, फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड, उसका हो गया कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन होगा भी सही, क्योंकि दिन में अब बोलोगे कि सर ये CO2 आया कहाँ से, तो भाई साहब CO2 इसमें कभी भी जीरो नहीं होता है। जब दिन होगा तो कुछ ना कुछ तो CO2 था, वो रिएक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे मामला शुरू हो गया। और जब मामला शुरू हो गया तो एक बार स्टोमेटा खुल तो जाए, उसके बाद तो CO2 धराधर आएगा। हेलो, उसके बाद CO2 धराधर आएगा, उसका रिएक्शन फास्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो CO2 था, CO2 PP के साथ रिएक्ट कर गया, बना ऑक्सैलोएसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ पेप्टेज एंजाइम। और ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का क्या हो गया, रिडक्शन बाय यूटिलाइजिंग NADH2, बन गया मैलिक एसिड। मैलिक एसिड एंटर कर गया वैक्यूल में, वो पोरली अनाइज हुआ मैलेट और H+ आयन में। H+ आयन H+ पंप के द्वारा आ गया साइटोप्लाज्म में, फिर H+ पंप के द्वारा वो आ गया आउटसाइड द सेल। और इस दौरान दोनों प्लास्ट की मेम्ब्रेन के अलोंग और सेल मेम्ब्रेन के अलोंग हो गया प्रोटॉन ग्रेडियंट का अक्युमुलेशन, और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से प्रोटोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया। उसके वजह से पोटेशियम आयन का एंट्री हो गया, इनफ्लक्स हो गया पैसिवली फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ सेल टू साइटोप्लाज्म, देन साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल। इसी दौरान उसी प्रोटोमोटिव फोर्स को यूज करके क्लोराइड आयन को भी एंटर कराया गया, लेकिन वो सेपरेटली एंटर कराया गया क्लोराइड आयन चैनल से। और क्लोराइड आयन का क्या रोल है, अगर K+ एक्सेस आया है तो उसको न्यूट्रलाइज करना, चार्ज बैलेंसिंग करना साइटोप्लाज्म में। और अगर
अगर मान लो कि वो काम नहीं हो रहा है तो क्लोराइड यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा रहा है, और अगर दोनों काम करना चाहे क्लोराइड तो दोनों काम भी कर सकता है अगर बहुत ज्यादा क्लोराइड आ गया तो, ठीक है। कुल मिलाकर क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ा रहा है। अब क्या हुआ कि जो पोटेशियम एंटर किया गया था वैक्यूल में, वो मैलेट आयन के साथ रिएक्ट किया, बन गया पोटेशियम मैलेट, और वो वैक्यूल से आ गया साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में आते ही स्ट्रॉन्ग एसिड था वो धड़ाक से टूट गया, और जैसे ही वो टूटा तो पोटेशियम और मैलेट आयन क्या हुआ, रिलीज हुआ, और ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओवरऑल सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, और ओवरऑल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। इसकी वजह से एंडोस्मोसिस स्टार्ट हो गया, इसकी वजह से वाटर कंटेंट बढ़ता गया तो टर्गर प्रेशर बढ़ता गया, टर्गर प्रेशर बढ़ा तो आउटर वॉल को धक्का लगा, इनर वॉल खींची चली गई, स्टोमेटा का अपर्चर बढ़ गया, और आप कह सकते हैं स्टोमेटा खुल गया। जैसे ही स्टोमेटा खुला, जल्दी बताओ, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट हो गया, ट्रांसपायरेशन स्टार्ट। अब मुझे बताओ जल्दी से, ट्रांसपायरेशन तो तब स्टार्ट हुआ जब स्टोमेटा खुल गया, और ट्रांसपायरेशन तो क्या है, जस्ट बस हीट आ रहा है और वाटर इवोपरेट हो रहा है। अब मुझे बताओ ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म और स्टोमेटा के ओपनिंग के मैकेनिज्म में कोई रिलेशन है? डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं। हाँ, भले एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, स्टोमेटा खुलेगा तब ट्रांसपायरेशन होगा, ये डिपेंडेंसी है, मगर दोनों का मैकेनिज्म में कोई कोरिलेशन नहीं है। इसका अपना मैकेनिज्म है, ट्रांसपायरेशन सिंपल डिफरेंस से हो रहा है, और ये तो भाई साहब बायोकेमिकल फेज है, ये तो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपायरेशन इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, इवोपरेशन ऑफ वाटर फिजिकल प्रोसेस, जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस, सिंपल डिफ्यूजन हर जगह होता है। ये भाई साहब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अब इसमें कुछ बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने अभी बोला ना कि ये प्रोटोन, ये बात अब हायर स्टडीज की है, आप फिलहाल के लिए दो बात याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि आप हायर बोटनी नहीं पढ़ रहे हो यहाँ पे। दो बात आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि यहाँ पे प्रोटोन ग्रेडियंट का जंप एक्युमुलेशन, इस प्रोटोन ग्रेडियंट के एक्युमुलेशन को फेवर करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। हार्मोन चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन जस्ट इसके बाद। सीके मींस साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन प्रोटोन ग्रेडियंट को फेवर करता है, टिक लगा रहा हूं, फेवर करता है। और एक हार्मोन है एबीए, एब्सिसिक एसिड, ये इस प्रोटोन ग्रेडियंट को फेवर नहीं करता है, उसको अपोज करता है। क्या कह रहा हूं, प्रोटोन ग्रेडियंट को, ये जो प्रोटोन ग्रेडियंट बन रहा है उसको फेवर करता है साइटोकाइनिन। कैसे करता है, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है। फेवर करता है साइटोकाइनिन, और एबीए, एब्सिसिक एसिड, इस प्रोटोन ग्रेडियंट को अपोज करता है। तो जल्दी से बताओ, अगर स्टोमेटा को क्लोज करना है तो आप किस केमिकल का एंट्री कराओगे गार्ड सेल में कि स्टोमेटा क्लोज हो जाए? एब्सिसिक एसिड, क्योंकि एब्सिसिक एसिड अगर आप डाल दोगे किसी भी तरीके से एनी हाउ, तो वो स्टोमेटा को खुलने ही नहीं देगा। क्यों नहीं खुलने देगा? अगर प्रोटोन ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा, तो प्रोटोन ग्रेडियंट ही नहीं बनेगा तो प्रोटोमोटिव फोर्स बनेगा ही नहीं, और अगर प्रोटोमोटिव फोर्स बनेगा ही नहीं तो फिर तो भाई सिंपल सी बात हो गई कि प्रोटोमोटिव फोर्स अगर नहीं बनेगा तो पोटेशियम एंटर नहीं करेगा, पोटेशियम एंटर नहीं करेगा तो फिर क्लोराइड आयन भी एंटर नहीं करेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बढ़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं बनेगा तो फिर एंडोस्मोसिस नहीं होगा, टर्गर प्रेशर नहीं बनेगा, स्टोमेटा नहीं खुलेगा, क्लोज ही रहेगा। ये हुआ एबी का रोल। एक बात और है, जैसा काम एबीए करता है ऐसा ही काम CO2 भी करता है। CO2 भी इस प्रोटोन ग्रेडियंट को एक्युमुलेट नहीं होने देता है। और CO2 क्यों नहीं होने देता, इसको मैं भी डिटेल में लूंगा, क्योंकि इसी में छिपा है रहस्य, इसी में छिपा है रहस्य कि CO2 क्यों इस प्रोटोन ग्रेडियंट को जमा नहीं होने देता, और CO2 किस तरीके से, अभी मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स में कि CO2 किस तरीके से स्टोमेटा के क्लोजिंग को स्टिमुलेट करता है और ओपनिंग को रोकता है, ओपनिंग को इनहिबिट करता है। तो मुझे जल्दी से बताओ, यहाँ पे मैंने आपके सामने 3 मॉलिक्यूल लिखे हैं, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और CO2। इसमें से कौन ट्रांसपायरेशन फेवरिंग सब्सटेंस है, इसमें से कौन एंटी ट्रांसपायरेटरी सब्सटेंस है? साइटोकाइनिन ट्रांसपिरेशन फेवरिंग है, और एब्सिसिक एसिड और CO2 ट्रांसपायरेशन एंटी ट्रांसपायरेटरी सब्सटेंस, ठीक है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, एबीए और CO2 नेचुरल एंटी ट्रांसपायरेटरी सब्सटेंस है, और ये दोनों मिलके नेचुरली C3C4 प्लांट में नेचुरली रात को स्टोमेटा बंद करवाते हैं, नेचुरली। इसके अलावा हमारे पास कुछ सिंथेटिक भी हैं जो अभी हम बात करेंगे अगले मीटिंग में। जल्दी से बताओ, ये मैकेनिज्म अगर आपको क्लियर है फिर तो मामला सेट है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। उम्मीद करता है आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी क्लोजिंग नहीं बताया हूँ, क्लोजिंग इसका जस्ट अपोजिट है, लेकिन आपको क्लोजिंग भी अंदाज लग रहा होगा कि होने वाला क्या है। अब जल्दी से बताओ क्लोजिंग में क्या होने वाला है। चलो पहले आप यहाँ तक ओपनिंग देख चुके हैं सर, ये हाँ। CO2 H+ को लेकर
वाटर में कन्वर्ट कर देगा। अभी रुक जाओ, CO2 का मैंने बताया नहीं है, अभी आपको कुछ नहीं बोलना है, वो मैं बताऊंगा, उसमें बड़ा खेल है। ठीक है, चलिए अगले मीटिंग में मिलते हैं। और इसको जब तक आप देख लीजिए, अगले मीटिंग में हम बात करते हैं क्लोजिंग ऑफ, सॉरी ओपनिंग हुआ, हाँ क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, अगले मीटिंग में।